हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटीईटी की और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो यहाँ पे बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, निर्देश यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो चुनना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से, यानी कि जो बैकवर्ड क्लास से कह सकते हैं कि आते हैं स्टूडेंट्स, वो बच्चों को शिक्षण के हेतु जो है कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि भाई जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे ताकि उनका उपयोग हम जो है वो ना प्रॉपरली रूप से वो कर सकें। तो ये जो डी ऑप्शन है ना, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका ये उपयोग भी करता है। और इस प्रकार के बच्चों से होता क्या है, इन प्रकार के बालकों से जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का जो मैनेजमेंट है, एजुकेशन मैनेजमेंट में जो इंटरफेरेंस होता है, जो हस्तक्षेप होता है, इसके द्वारा ऐसे बालकों का जीवन में जो हम सुधार ला सकते हैं। भाषा संवर्धन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती है, आत्मविश्वास की भावना का जो है वो जागृत कर सकते हैं और ऐसी भावना जागृत करना जो कि भी अन्य बालकों के सामने जो है वो समाज स्वर्णिम भविष्य की ओर जो है उनको लेके जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका डी उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पे? उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही ऑप्शंस की, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन लिखा है ना कि शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन देने के तरीकों के उपयोग पर, यानी कि कक्षा में जो सृजन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, इसके लिए आवश्यक क्या है कि हस्तक्षेप शिक्षक के द्वारा जो अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन है इनके तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है ना। और अगर रूथ के अनुसार अगर हम जाए ना, तो सृजनात्मकता जो है वो मौलिकता, यानी इसके हिसाब से जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में ये घटित हो सकती है। और अगर हम टर्मन के हिसाब से जाते हैं तो उनके हिसाब से क्या है कि भाई प्रतिभावान जो बालक होता है उसका शारीरिक विकास जो होता है वो शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ना, शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके हैं, इनके उपयोग पे जो ये निर्भर करता है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से भाई कौन सा तरीका जो है वो उपयुक्त तरीका नहीं है? तो नहीं को कर लेंगे पहले तो अंडरलाइन। यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शंस की तरफ, तो उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन, बेचैन होने पे अक्सर उन्हें फटकार लगा देना, या फिर एक छोटे से कार्य को प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना और अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। देखिए यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन आपका ये होगा कि भाई बेचैन होने पर जो है ना उनको फटकार नहीं लगानी है। हमको पूछा कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है यहाँ पे, तो कभी भी जो नेगेटिव वाले कमेंट्स होते हैं ना, उन्हें फटकार लगा देना, डांट देना, उन्हें हतोत्साहित करना, डिमोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को जो है वो क्या कर देती है, मतलब एक तरीके से हीन भावना उसके अंदर आ जाती है ना। तो ये हमें नहीं करना है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका निगलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और यही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। क्यों? क्योंकि पूछा कौन सा उपयुक्त तरीका यहाँ पे नहीं है। तो भाषा विकास के संदर्भ में जो प्रारंभिक जो उनका बचपन का काल होता है ना, जो उनका चाइल्डहुड होता है, उस टाइम पे बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है ये काल को। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बचपन में जो सीखी हुई बातें होती है वो स्थिर हो जाती है, उनके मतलब मेमोरी का जो उनकी जो मेमोरी है वो इतनी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शार्प होती है, और उस टाइम पे उनको चीज़ें जो है वो याद रहती है। मतलब बचपन में किसी टीचर ने आपको ज़ोर से मारा होगा ना, तो वो अभी आज तक भी याद होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्मृति पटल पे जो है वो छप जाती है, तो जो लंबे समय तक याद रहती है। तो उन्हें वही बेचैन होने पे अक्सर उन्हें फटकार नहीं लगाना, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न हैं उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थायी है, या फिर विकलांग है, या फिर डिसलेक्सिया है। देखिए डिसलेक्सिक है, तो देखिए विकलांग के लिए यहाँ पे तो ये उपयुक्त शब्द पहली बार तो यूज़ किया ही नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था दिव्यांग, क्योंकि कब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड जो है वो निकाल उठा है और चेंज हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड जो है वो विकलांग नहीं, यहाँ पे दिव्यांग होना चाहिए था।
बात करते हैं सबसे सही ऑप्शन की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सृजनात्मकता। क्यों? देखिए, क्योंकि सृजनात्मकता ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है और समस्या की पुनर्व्याख्या हो सकती है उसके थ्रू, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, अन्य विचारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब सृजनात्मकता जो है ना, क्रिएटिवनेस जो है ना, वो इतनी बढ़िया चीज़ है ना, अगर इंसान के अंदर आ जाए ना तो इंसान क्या से क्या कर जाता है। तो भाई ये जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो होते हैं क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से भाई कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार और प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, या फिर कुछ हल करते समय भाई गलतियों को करके इसके प्रति क्या रहना, ईमानदार रहना। तो सबसे सही ऑप्शन तो यही रहेगा कि भाई जो अभिसरण वाले उत्तर है, इन प्रश्नों के द्वारा जो भी शिक्षक है कक्षा में उत्तर के लिए जब समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। जबकि देखिए सोच है, विचार है, यहाँ पे पूछा ना कि वर्णन कौन से इससे नहीं कर सकता है, यहाँ पे कौन से तरीके से, तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना यही आपका एकदम सही उत्तर होगा, जो कि इसमें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। क्योंकि देखिए जब सोच है, विचार है, परीक्षण है, इन सभी से उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करके किसी विशेष समस्या का हल हम कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पे विचार करना, तो ये भी कहीं हद तक बिल्कुल सही ऑप्शन है। और कुछ हल करते समय भाई बाय मिस्टेकली टीचर्स से भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ये नहीं कि भाई हमने बता दिया तो मतलब सही ही है। ज़रूरी है कि टीचर हमेशा हर बात को सही बता रहा हो सकता है उससे भी गलती हो सकती है, इट्स अ ह्यूमन एरर। तो यहाँ पे जो है वो ईमानदार है कि शिक्षक जो है कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके से वर्णन भी कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, तो उनको जो है ना अभिसरण वाले उत्तरों वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो ये जो है वो गलत है एक टाइप से। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भाई कौन सा एक जो है वो संवेग है इसमें से? तो ध्यान है, उत्तेजना है, स्मृति है, या फिर डर है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा एक संवेग है, तो भाई जो डर होता है ना, डर, यही एक आपका संवेग है। और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन का संवेग है ये। मतलब प्रेम हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, हंसना हो गया, भूख हो गया, रोना हो गया, ये सब क्या है? ये संवेग के एक टाइप के प्रकार हैं। तो ये सब क्या है? संवेग है। तो ये ध्यान है, उत्तेजना, स्मृति, ये संवेग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर संवेग के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो देखिए उत्तेजना क्या होती है? ये एक टाइप की संवेग की, व्यक्ति की उत्तेजित जो अवस्था होती है ना, वो होती है उत्तेजना। और यहीं पे अगर हम बात करें कि भाई उत्तेजित जो हो जाते हैं व्यक्ति, संवेग की वो घटनाएं जो मनुष्य को अशांत कर दे या फिर उन्हें उत्तेजित कर दे, ये सारी चीज़ें, मतलब आप बहुत जल्दी मतलब रुष्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी हंसने लगते हो, तो ये सब क्या है? उत्तेजना के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। यहीं पे अगर हम कहते हैं ध्यान, तो ध्यान क्या होता है? किसी भी वस्तु या विचार आदि पे जब हम चेतना को केंद्रित करते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को जब उसी पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश करने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अवधान कहते हैं, या फिर कह सकते हैं हम ध्यान कहते हैं। अब स्मृति क्या होता है? तो स्मृति देखिए पूर्व में जो हम कुछ भी अगर सीख चुके हैं और उस क्रिया को हम वापस से अगर कर रहे हैं तो पुनः उसको हम स्मरण कर रहे हैं, तो ये क्या होती है? आपकी स्मृति होती है। तो संवेग यहाँ पे कौन सा है? तो इसमें से जो संवेग है वो है आपका डर। और इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको डर नहीं दिया है, कभी प्रेम दे दे, भय दे दे, क्रोध दे दे, हंसी दे दे, रोना दे दे, भूख दे दे, प्यास दे दे, तो ये सब भी क्या है? आपका संवेग के अंतर्गत आ जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक 3 साल का जो बच्चा है वो बताता है कि दूध बूथ पे एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा जो है वो स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चा जो है वो गाय को कभी देखा ही नहीं है, या फिर बच्चे ने जो है वो परिवार के प्रत्येक वातावरण को जो है वो प्रेरक वातावरण जो है उसको प्रदान किया ही नहीं गया है परिवार के द्वारा, या फिर कह सकते हैं बच्चे को जो दुनिया का बहुत ही सीमित अनावरण ज्ञान है, यानी कि बिना मतलब का ज्ञान है, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बच्चे का जवाब जो है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पे, यानी उसके ओन एक्सपीरियंस पे आधारित है। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर भी आपको पता चल गया होगा कि जो एक 3 साल का अगर बच्चा है और वो मतलब ये बताता है कि भाई दूध बूथ पे वो गया था, वहाँ से मशीन से दूध प्राप्त होता है, तो बच्चे का ये जवाब किससे
डिनोट करता है, ये यही डिनोट कर रहा है कि भाई बच्चा जो है ना वो दूध खरीदने गया था और वो अपने एक्सपीरियंस पे आधारित जो जवाब है वो दे रहा है, तो ये उसकी समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण ही वो जो है वो प्रदान कर रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो सही होगा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देते रहना, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, या फिर आराम करने के लिए भाई जगह बनाना जहाँ पे बच्चे संवाद कर सके और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को अनुशासन को बनाए रखना है, या फिर एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का जो है वो पालन करना चाहिए। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई आराम के लिए जो है ना एक जगह बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे जगह बनाना मतलब आराम के लिए मतलब लेटने के लिए जगह नहीं बनाना है, एक अच्छे से जगह बनाना है जिसके थ्रू जो है बच्चे जो है कन्वर्सेशन कर सके, पूछताछ कर सके, क्वेश्चनिंग कर सके, और उसके थ्रू जो है वो लर्निंग को हम बेटर कर सकते हैं। और शिक्षक की इसी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करता है। तो वर्तमान समय में शिक्षक जो है वो ज्ञान प्रदाता के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में, परिवर्तन अभिकरण के रूप में जो है वो परामर्शदाता के रूप में जो है वो भूमिका का निर्वहन करता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो ये बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा है कि भाई कौन सा समृद्ध शिक्षक को जो है वो प्रोत्साहित करता है यानी कि मोटिवेट करता है। तो अलमारी में अच्छी तरह से भाई संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ पे सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लेके जाते हो। तो भाई मतलब ऐसा स्कूल है जहाँ पे सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं लेकिन आपको जो है वो वंस इन अ वीक आपको खाली मिलती हो, या फिर पाठ्य पुस्तक सामग्री जहाँ पे संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो, या फिर जहाँ कक्षा में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बच्चों से पहुंचने तक के परे हो, ताकि सामग्री जो है मतलब जो है लंबे टाइम तक चलते रहे। मतलब यहाँ क्या है, स्कूल में बहुत सारी सामग्री तो अवेलेबल है लेकिन उसको टच नहीं करने देते ताकि क्या हो, सामग्री ज़्यादा दिन तक जो है वो चलती रहे। मतलब ऐसी ऐसी भी स्कूल्स होती हैं, देख लीजिए। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों में कोने में हो, खुली गतिविधियां जो है वो कोने में हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य की खुली ताक यानी कि शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय जो है वो प्राप्त किया जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि भाई दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकते हो। मतलब बुक्स तो रखी हैं, कहीं पे रखी हैं, कहीं पे आपको अवेलेबल ही नहीं कराई जा रही है, कहीं पे रखी है वंस इन अ वीक दी जा रही है, और कहीं पे जो है वो आपको इमीडिएटली जब आपका मन है तब आपको मिल रही है। तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? एक फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, कभी आपको बोले भाई वंस इन अ वीक आपको खानी है, कोई बोले कि भाई आपको तो टच ही नहीं करनी है, जब मिले तो खा लो वरना मत खाओ, और कहीं पे रखी है और आपको बोला जाए कि जब आपका मन करे बेटा आप उठा के खा लो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है कि भाई यही ना कि भाई जब मन करे भाई खा लो? तो ये वही वाला ऑप्शन है आपका डी, कि भाई जब कक्षा में खुली गतिविधियां कोने या फिर भूभाग में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य की भाई पुस्तकें जब यहाँ पे अवेलेबल है, शेल्फ में रखी गई है, ड्रॉवर में रखी गई है, तो वो दिन के किसी भी समय जो है वो प्राप्त कर सके। यही जो है वो समृद्ध शिक्षा को जो है वो मोटिवेट करती है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो कक्षा में जो है वो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, या फिर वे एक राज्य या राष्ट्र में से अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। देखिए कक्षा में उपलब्ध जो भी संसाधन है उसके संदर्भ में सामग्री के रूप में अगर पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका है वो निभाती है, ठीक है, तो ये जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन है और संदर्भ सामग्री है ये इसमें से एक है। ये सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है जो कि इसका वर्णन करता है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से डैश प्राप्त की है, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद या फिर व्यवहारवाद। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क रूपरेखा या फिर 2005 हम कह सकते हैं इसको, जब इसने अपनी समझ से क्या इस प्राप्त किया है, रचनावाद को प्राप्त किया है भाई, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो कि एनसीएफ है, इसके शीर्षक से हम कह सकते हैं कि ये जो 2005 में प्रकाशित की गई थी, और इस पाठ्यचर्या में फर्स्ट से लेके मदर टंग के साथ में ही मतलब पहली कक्षा से ही आप मातृभाषा के साथ जो है वो अंग्रेजी भाषा की वकालत इसमें की गई है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत से जो पियाजे हैं और ब्रूनर हैं, इनके व्यवहारवाद से, वॉटसन से, ये सारी चीज़ें जो है वो संबंधित है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है कि भाई यहाँ पे जो आपका पूछा कि भाई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी रूपरेखा होती है 2005, ये अपनी समझ से, रचनावाद से प्राप्त की गई है भाई, रचनावाद इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि क्या? वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं, या फिर वे कक्षा में अनुशासन को जो है वो बनाए रखते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपका यही है कि भाई कक्षा में जब बच्चों को हम प्रेरित कब समझेंगे, तभी समझेंगे जब वे शिक्षक के द्वारा जब स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न को पूछते हैं। ये नहीं कि बैठ गए हैं क्लास में, उसके बाद टीचर पढ़ा रहा है, हाँ हाँ बैलों के जैसे किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, क्यूरोसिटी आपके अंदर होती है, तो आपके अंदर जानने की इच्छा होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, है ना। और कुछ बच्चे ऐसा होता है ना कि पढ़ा दिए, नहीं भी समझाना तो टीचर पूछे कि हाँ भाई समझ में आ गया, हाँ टीचर समझ में आ गया। तो ये टाइप से नहीं होना चाहिए। यदि आप कक्षा में एक बच्चे के स्पष्टीकरण को अगर प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चे को जो है वो मोटिवेटेड समझा जाता है, प्रेरित समझा जाता है। तो अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि का चयन करने में, बालकों की अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने में ध्यान में रखना चाहिए ये चीज़ें, और जिससे जो छात्र का अध्ययन है इसके हेतु वो अधिक से अधिक जो है वो अभिप्रेरित हो सके, यानी कि मोटिवेट हो सके। तो छात्रों को अभिप्रेरित करने में निम्नलिखित में से कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सीखने की इच्छा हो गई, उसके अंदर सीखने में आवेष्टन। अब आवेष्टन क्या होता है? देखिए आवेष्टन बहुत ही शुद्ध हिंदी वाला वर्ड है। अब मैं आपको बता दूँ तो इसको कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना बच्चे का, वो तो आकांक्षा स्तर, उसकी प्रतियोगिता का स्तर, सफलता का ज्ञान, प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें जो है ना उसको मोटिवेट करती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो तो आपका हो जाएगा कि भाई जो शिक्षक है उससे जो है वो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बच्चा जो है वो प्रश्न पूछे, तभी लगता है कि भाई बच्चा जो है ना प्रेरित है, मोटिवेटेड। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि भाई क्लास में वो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली तो नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा की जो है वो आयोजित करनी चाहिए, या फिर शिक्षक को जो विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन की, जो कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम को सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त तो आपका यही है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाए ना, वास्तविक जीवन, डे टू डे लाइफ से रिलेट करना, तो इन स्थितियों पर जो है बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करानी चाहिए। यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी बच्चे की अधिगम में सुधार करने के लिए उपयुक्त। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भाई अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, जो कि अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो ये जो है वो किस टाइप की मदद करता है, किस टाइप की हेल्प करता है? शिक्षकों को निर्देशन देने में, बच्चों को उनके पाठ को रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा और विनिमय और मॉनिटर करने के लिए, या फिर चुप्पी साधे रहने के लिए। तो भाई चुप्पी साधे रहने के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पे जो डिसिप्लिन है ना, जो कि अधिगम में वातावरण में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो ये जो है वो किस टाइप से मदद कर सकता है? तो ये है ना आपको बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित मॉनिटर करने के लिए कह सकते हैं कि ये जो है वो मददगार साबित हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है आनुवंशिकता जो है और पर्यावरण, इसकी भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो देखिए अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। पर्यावरण केवल जो है वो बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, या फिर सीखने और प्रदर्शन के लिए एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित होती है। जीनों द्वारा यानी कि उनकी जो हेरिडिटी होती है उसके द्वारा जो है वो पूरी तरीके से निर्धारित होती है। यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी ना यूट्यूब पे, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि एक बेल वाली घंटी बज जाएगी आपके फ़ोन में टन टन करके, और आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन की। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य दिया है? तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि दोनों की भूमिका होती है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, है ना। तो विकास के जो पहलू है आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, तो ये कथन जो है ना, यही आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य दिया है, बाकी सब तो नहीं। आपका जो सी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।